एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रोहित रेलवे TM4 क्लास में। अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, काल्पनिक और सीधा होता है। दोस्तों, उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक और सीधा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, तो वो आधी होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यानी F इक्वल टू होता है R/2 हो जाता है दोस्तों। ठीक है, यही आप लोग फार्मूला याद रखिए कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, तो वो आधी होती है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है, यानी किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए, बाल कटवाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो ये अवतल दर्पण का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव्य का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। जो द्रव्य का अपेक्षिक घनत्व किस में मापा जाता है, तो ये आपका हाइड्रोमीटर में। हाइड्रोमीटर में द्रव्य का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। जो दूध की शुद्धता मापी जाती है दोस्तों, वो किस यंत्र से मापी जाती है, तो ये लैक्टोमीटर। अगर कितना दूध में पानी मिलाया है वो सभी जांच कर लेगा कौन, तो ये लैक्टोमीटर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, यानी मोटर गाड़ी के जो साइड में जो मिरर रहते हैं उसमें कौन से दर्पण का प्रयोग होता है, तो ये उत्तल दर्पण का। जो साइड में साइड देखने के लिए जो मिरर लगा रहता है गाड़ी में, वो दोस्तों उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तल दर्पण। ये सभी दोस्तों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग सही मायने में रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें। और आप लोग किस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो भी कमेंट करिएगा। मैं दोस्तों उस एग्ज़ाम का आप लोग को तैयारी करा दूँगा, वो किसी भी पब्लिकेशन के बुक से हो। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है, यानी फोटोग्राफी कैमरे में किसका प्रयोग होता है, तो ये उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस का प्रयोग होता है फोटोग्राफी में, यानी कैमरा में किसका उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है। जो पानी में हवा का जो बुलबुला है दोस्तों, वो किस तरह कार्य करता है, तो ये अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। अवतल लेंस, दर्पण भी नहीं। देखिए दोस्तों, इसमें लोग कंफ्यूज होता है कि अवतल दर्पण होगा कि अवतल लेंस होगा कि उत्तल दर्पण होगा या उत्तल लेंस होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवतल लेंस। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। वायुमंडल की जो आर्द्रता है दोस्तों, वो किस में मापी जाती है, तो यह हाइग्रोमीटर में। अगर वहीं पर रहता है कि वायुमंडलीय दाब मापी जाती है तो वो बैरोमीटर से। यहाँ पर है कि वायुमंडल की जो आर्द्रता है यानी ह्यूमिडिटी, वो किस में मापी जाती है, तो वो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि भूकंप मापी यंत्र है। भूकंप मापी यंत्र कौन सा है, यानी भूकंप को मापा जाता है, तो ये सिस्मोग्राफ से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। जो ध्वनि की जो तीव्रता है वो किस में मापी जाती है, तो वो डेसिबल में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, तीव्रता को बोलते हैं इंटेंसिटी, उसको मापा जाता है डेसिबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो ये कैसा होता है दोस्तों, तो ये अवास्तविक और उल्टा बनता है। वास्तविक और उल्टा बनता है। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, ये आप लोग याद रखिएगा, ये भी यही प्रश्न है। ठीक है, जब कोई वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है, तो ये अनंत होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनंत। ये देखिए दोस्तों, रेलवे समान विज्ञान, ये सेट नंबर 43 है। इससे पहले मैं 1 से लेकर 42 सेट नंबर तक करा चुका हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहां पर सभी प्रश्न और सभी सेट दोस्तों बहुत ही, उसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी महत्वपूर्ण हैं। आप लोग को कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं।
अगला नंबर प्रश्न है कि हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप का प्रयोग होता है हृदय की गति सुनने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। जो वायुमंडलीय दाब है वो उसको किस में मापते हैं, तो ये बैरोमीटर से। बैरोमीटर से मापा जाता है वायुमंडलीय दाब। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में यानी सिंपल माइक्रोस्कोप में वस्तु को रखा जाता है। तो वस्तु को कहाँ रखा जाता है, तो ये लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच। ये भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आपको ये भी वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, इसको भी आप लोग बढ़िया से याद रखिएगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को कहाँ रखा जाता है, तो लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, यानी उत्प्रेरक कहने का मतलब कैटलिस्ट। किस कैटलिस्ट का प्रयोग किया जाता है, तो ये निकेल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, यह Na, इसी को निकेल बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमोनिया गैस यानी अमोनिया को किससे डिनोट कर, मैंने इसका फार्मूला क्या है, NH3। ठीक है, तो अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। ये भी बढ़िया प्रश्न है, ये आप लोग को कहीं ना कहीं रेलवे ग्रुप डी में NTPC ALP टेक्नीशियन में देखने को मिल सकता है। इसको भी आप लोग लगा सकते हैं। ये 17-18 जो क्वेश्चन है वो आप लोग बढ़िया से याद करके जाइएगा कि अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो यह लौह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है लौह चूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक तथा सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है किस पर दोस्तों, वस्तु होती है, तो ये फोकस और ध्रुव के बीच होता है वस्तु, ठीक ना। तब जाके इसका प्रतिबिंब कहाँ कैसे बनता है, तो ये दर्पण के पीछे बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा भी बनेगा। बस एक ही शर्त में दोस्तों, कब, तो ये आपके फोकस और पोल के बीच। आपको याद रखना P और F। PF हम लोग जानते हैं, PF आप लोग के सीधे अकाउंट में आ जाता है, तो सीधा बनेगा सीधे अकाउंट में। ठीक है, तो PF P से पोल, F से फोकस। ठीक है, ये दोनों आप लोग याद रखिएगा कि पोल और फोकस के बीच में जब वस्तु को हम रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं कि अवतल दर्पण है, यहाँ पर पोल है आपका, यहाँ पर आपका फोकस है, इनके बीच अगर हम लोग रखते हैं वस्तु को तो इसका प्रतिबिंब यहाँ जाकर बड़ा बनेगा। ठीक है, तो वस्तु से बड़ा भी बना, ठीक है, और ये दर्पण के पीछे भी बना काल्पनिक। जब वो दर्पण के पीछे बन रहा है तो वो काल्पनिक बनेगा, और वस्तु से बड़ा भी बना और सीधा भी बना है दोस्तों। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है। जो ब्लड प्रेशर है दोस्तों, उसको ब्लड प्रेशर को किस यंत्र से मापा जाता है, तो स्फैग्मो मैनोमीटर के द्वारा। स्फैग्मो मैनोमीटर के द्वारा रक्त का जो ब्लड प्रेशर है उसको मापा जाता है स्फैग्मो मैनोमीटर के। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ट्रांसफार्मर का जो क्रोड बना होता है वो किसका बना होता है। जो ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है वो किसका बना होता है, ये नर्म लोहा का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नर्म लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है, यानी ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है कौन, तो ये ट्रांसफार्मर। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है माने यूज उसका कैसे होता है दोस्तों, तो ट्रांसफार्मर का यूज हम लोग कैसे करते हैं, तो AC वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए। या DC में प्रयोग नहीं होगा दोस्तों। AC हाई वोल्टेज को AC ही लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है और फिर AC लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। उसी को ट्रांसफार्मर का माने वही कार्य होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है, तो ये प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस मापने में किया जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। पानी के अंदर जो ध्वनि है दोस्तों,
पानी के अंदर अगर ध्वनि तो सुनाई नहीं देगा, लेकिन पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? तो ये हाइड्रोफोन कहलाता है। ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा। इसमें आप लोग क्या कन्फ्यूज हो जाइएगा कि आप हाइड्रोमीटर मार कर आ जाइएगा, तो नहीं दोस्तों, ये हाइड्रोफोन हो जाएगा। पानी के अंदर ध्वनि अगर सुनना है आपको तो वो किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो ये हाइड्रोफोन का। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तित होता है। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तित कैसे होता है? तो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में एवं यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा में। कैसे? सबसे पहले कैसे होता है? लाउड स्पीकर, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग जो आवाज़ सुनते हैं स्पीकर का, तो वो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, और यांत्रिक ऊर्जा से फिर ध्वनि ऊर्जा में। तभी ना जाकर हम लोग कभी डीजे सुनते हैं, चाहे कहीं भी साउंड सुनते हैं, तो पहले यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होगा विद्युत ऊर्जा से, और फिर यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? ये भी बढ़िया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो ये आपका डायनेमो। डायनेमो जो कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति यानी कौन सा डिवाइस विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? यानी यहाँ पर क्या किया है? पलट दिया है, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है? तो ये विद्युत मोटर। यहाँ स्टार्ट हो रहा है विद्युत ऊर्जा से, तो वी से विद्युत, अभी से विद्युत, यहाँ मोटर। याद रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो विद्युत मोटर। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। और वहाँ पर क्या था कि यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है? तो ये डायनेमो। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? माने रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है किसके द्वारा? तो ये बैटरी में। बैटरी में रासायनिक ऊर्जा से, जैसे मान लेते हैं कि बैटरी को हम चार्ज करते हैं, तो पहले चार्ज करने के लिए उसमें पानी और क्या क्या मिलाते हैं, तो वो रासायनिक क्रिया हुआ। और रासायनिक क्रिया के जब उसके बाद वो चार्ज हो जाएगा तो वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद बैटरी पर हम लोग टॉर्च को, जैसे टॉर्च भी बार सकते हैं, पंखा भी चला सकते हैं। पहले के ज़माना में तो हम लोग बैटरी का यूज़ करते थे, तो उसमें टीवी भी देख सकते हैं बैटरी पर। तो वही है दोस्तों कि रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है? बैटरी में होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग किस में किया जाता है? तो एसी को डीसी में बदलने के लिए। एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस में किया जाता है? तो केवल एसी में। कभी भी ट्रांसफार्मर का प्रयोग डीसी में नहीं होता है दोस्तों। अल्टरनेटिंग करंट, एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग हमेशा एसी करंट में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टेलीफोन लाइन में विद्युत प्रवाहित होती है, प्रवाहित ऊर्जा कौन सी है? टेलीफोन जो लाइन है, टेलीफोन लाइन में कौन सी ऊर्जा प्रवाहित होती है? तो ये विद्युत ऊर्जा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा। अगला प्रश्न है कि शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? तो शुष्क सेल में कैसी ऊर्जा? तो ये रासायनिक ऊर्जा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सा यंत्र उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है? तो कौन दोस्तों? अभी हमने आप लोग को बताया है कि ये ट्रांसफार्मर ही केवल कर सकता है। एसी हाई वोल्टेज को एसी ही लो वोल्टेज में, लो वोल्टेज से एसी निम्न एसी लो वोल्टेज को उच्च एसी हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। कौन? तो ये ट्रांसफार्मर। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आप लोग दोस्तों ना कमेंट करते हैं, ना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, ना लाइक करते हैं, और ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों बहुत ही मेहनत लगता है। और देखिए मेरा तबीयत भी ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को क्लास ले रहा हूँ, और आप लोग सपोर्ट करिएगा तभी दोस्तों मैं आगे बढ़ सकता हूँ। और अच्छा जो भी क्लास हो, अच्छा क्लास ला सकते हैं। और भी टीचर और बहुत सारे लड़के कमेंट कर रहे हैं कि सर मैथ पढ़ाइए, साइंस पढ़ाइए। और साइंस तो पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग पढ़ाने की बात कर रहे थे। तो जैसे आप लोग सपोर्ट करिएगा वैसे मैं आप लोग को क्लास लेता रहूँगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और चैनल पर नए होते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, ठीक है। तो आज के वीडियो में जय।